जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 7 स्टार्ट करें। अच्छा, क्वेश्चन 11 में कोई मसला? 11 दिया था ना होमवर्क में? कौन सा वाला? नहीं नहीं, इनमें से कोई नहीं दिया था रेजिडेंशियल स्टेटस? 11 कर लिया हुआ हमने। उस रो में बैठ जाए, उस रो में जगह आखिरी में बनवा लें। जी वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला, देखो क्या इशू है। ये कौन सा क्वेश्चन है रमीज़ वाला? ग्यारह के सारे पॉइंट्स हो गए हैं और रमीज़ वाले के भी सारे पॉइंट्स हो गए हैं। ओके ठीक है। और वो जो 9 क्वेश्चंस दिए थे उनमें एक दो सवाल शायद ऐसे थे जिनमें सैलरी इनकम नहीं आ रही थी। कौन सा सवाल था मिसाल के तौर पे? एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखें, अगर इसमें सैलरी नहीं आ रही तो कैसे पता चलेगा कौन सा टेबल लगेगा? तो उसमें ऑब्वियसली आप जो है वो क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी को ज़ीरो ले लेंगे। तो जब इनकम सैलरी को ज़ीरो ले लेंगे तो उससे काम चल जाएगा। ओके, ये निकाल लें पेज नंबर कौन से, 39। अच्छा जी, ये लास्ट क्लास में हमारी बात चल रही थी ये डिसीज्ड इंडिविजुअल है और ये लोग इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो हमने दो बातें की थी। एक बात हमने ये की थी कि एक तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स लायबल होंगे वो टैक्स जमा करवाने के जो मरने वाला इनकम मरने से पहले कमा चुका था, लेकिन उस इनकम पे मरने वाले ने टैक्स जमा नहीं करवाया था। वो टैक्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जमा कराने के लायबल होंगे। पहली बात ये की थी। दूसरी बात, तो अगर मरने वाला मर गया और मरने के बाद भी जायदाद तकसीम ना हुई और उसकी प्रॉपर्टी से इनकम आती रही, उसके घर से किराया वगैरह आता रहा, उसकी दुकान से बिजनेस होता रहा, तो भी वो टैक्स जो है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ने जमा करवाना है मरने वाले की जायदाद के ऊपर। तो ये दो बातें की थी। The legal representatives of a deceased individual shall be liable. Deceased individual के legal representative liable होंगे for any tax that the individual would have become liable, जिसके लिए वो liable होता अगर वो ना मरता, and any tax payable in respect of the income of the deceased, और उसके मरने के बाद जो उसकी जायदाद होगी उस पर जो टैक्स होगा वो भी जमा कराना किसकी जिम्मेदारी होगी? लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की। ओके अच्छा जी, अब अगला सिनेरियो ये है कि मरने वाला मरते हुए 2 मिलियन कैश छोड़ गया, लेकिन मरने वाले ने टैक्स वालों का डिफॉल्ट किया हुआ था, यानी टैक्स मारा हुआ था 3 मिलियन। तो छोड़ के कितना गया? 2। टैक्स कितना मारा हुआ है? 3। तो अब सवाल ये राइज होगा कि मरने वाले को जो मरने पर पैसे छोड़ के गया तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कितने के लायबल होंगे? एफबीआर वाले कितने पैसे मांग रहे हैं? 3 मिलियन, लेकिन मरने वाले की अपनी जायदाद कितनी है? 2 मिलियन। तो एफबीआर वाले मरने वाले के वरसा से सिर्फ वही पैसे मांग सकते हैं जो मरने वाला अपनी जायदाद के तौर पे छोड़ के गया है। इसमें ज़रूरी नहीं मरने वाला कैश छोड़ के गया हो, वो लैंड बिल्डिंग गाड़ियां भी छोड़ के गया होगा।
अगर कोई ऐसी चीज़ें भी हैं सारी डाल के देखा जाएगा कि कितनी बन रही हैं। जितनी वो अमाउंट बन रही होगी उसको कंपेयर किया जाएगा इस अमाउंट से, और फिर देखा जाएगा कि कितना टैक्स हम दे सकते हैं। तो अगर मरने वाला डिफ़ॉल्ट कर जाए 3 मिलियन का और उसकी जायदाद हो 2 मिलियन, तो मैक्सिमम कितने पैसे दिए जा सकते हैं हुकूमत को? 2 मिलियन। Mr. Umar is appointed as a representative of his father, who has passed away 2 months back. The value of the assets left by father at the time of death was 2 million. अबू मरते हुए कितनी जायदाद छोड़ के गए थे? 2 मिलियन की। However, ताहम as per the commissioner income tax, लेकिन commissioner income tax के मुताबिक the tax payable by him is 3 million. तो जाने वाला जाने का गम भी दे के गया और 30 लाख रुपए का डिफॉल्ट भी करके गया। ओके, हाउ मच अमाउंट, कितनी अमाउंट के लिए उमर इज रिक्वायर्ड टू पे? उमर ने अब कितनी अमाउंट पे करनी है? उमर लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, अब वो बाप छोड़ गई, कितना गया है? 2 मिलियन। तो इसलिए वो लायबली सिर्फ कितने के लिए फील करेगा? 2 मिलियन के लिए। तो लायबिलिटी ऑफ उमर शेल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ मरे हुए की जायदाद। तो किस हद तक लायबल होगा? सिर्फ 2 मिलियन तक। द लायबिलिटी ऑफ अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव शेल बी अनलिमिटेड। नहीं, लिमिट्स क्रॉस नहीं करेंगे। जिसे आप कहते हैं ना घर तक आ गए, घर तक नहीं आने देंगे उसे। जितना मरने वाला जायदाद छोड़ के गया है सिर्फ उसी हद तक लायबल फील करेंगे। द लायबिलिटी ऑफ अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव शेल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ मरे हुए की जायदाद। जितना मरे हुए की जायदाद है उस हद तक लायबल फील किया जाएगा। अच्छा जी, अगला सवाल एक अराइज होता है, वो ये है कि मिसाल के तौर पे मरने वाला टैक्स डिफॉल्ट करके गया 4 मिलियन का, और मरने वाले ने बैंक लोन लिया हुआ था 2 मिलियन का। अब मरने वाले की टोटल लायबिलिटीज हैं 6 मिलियन। एफबीआर को जमा कराना है 4 मिलियन और बैंक को जमा कराना है 2 मिलियन। और मरने वाले के पास जो वर्थ है, यानी जो एसेट्स वगैरह मरने वाला छोड़ के गया, या जो कैश वगैरह मरने वाला छोड़ के गया, वो सिर्फ 5 मिलियन है। अब सवाल ये है कि मरने वाले ने 4 मिलियन भी देना था एफबीआर को और मरने वाले ने 2 मिलियन देना था बैंक लोन, लेकिन मरने वाला सिर्फ 5 मिलियन छोड़ के गया। तो अब क्या किया जाएगा मोहतरम? इस 5 मिलियन में से सबसे पहले आप जो है वो 4 मिलियन की पेमेंट करेंगे। इस 5 मिलियन में से किसकी पेमेंट करेंगे आप? 4 मिलियन की पेमेंट करेंगे। 4 मिलियन की पेमेंट करेंगे। बाकी हमारी बला से बैंक लोन वापस हो या ना हो, कम से कम हमारे सिलेबस की चीज़ ये नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में तो टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज हमने देखने हैं। तो अगर जो है वो मरने वाला 5 मिलियन छोड़ के गया और पीछे जो है वो उसने 4 जमा 2 6 जमा करवाना है, तो सबसे पहले क्या पे किया जाएगा? टैक्स पे किया जाएगा। Mr. Omer is appointed as a representative of his deceased uncle. The value of the assets left by his uncle at the time of his death amounted to 5 million. तो as per commissioner income tax payable by him was 4 million. टैक्स कितना मारा हुआ है? 4 मिलियन का। फर्दर अ बैंक लोन ऑफ 2 मिलियन इज ऑल्सो पेएबल। तो हाउ मच मिस्टर उमेर शुड डिस्चार्ज दिस लाइबिलिटी? कैसे ये लाइबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करे? तो मोहतरम सिंपल है। फर्स्टली ही विल मेक द पेमेंट ऑफ 4 मिलियन टू द, बस सबसे पहले कमिश्नर को पैसे दें, बाकी हमारी बला से पैसे पे हों या ना हो, हमें इससे क्या। 2A, द लाइबिलिटी से मुराद है यहाँ टैक्स लाइबिलिटी। द टैक्स लाइबिलिटी लिख लें, कुछ नहीं हो जाएगा, बॉल पेन डेप्रिशिएट नहीं कर जाएगी। द टैक्स लाइबिलिटी शेल, अगर मैं बी को थोड़ी देर के लिए समझने के लिए हैव करूं तो शायद बात ज़रा आसानी से समझ आ जाए। द टैक्स लाइबिलिटी शेल हैव द फर्स्ट हक, टैक्स लाइबिलिटी शेल हैव द फर्स्ट हक ऑन द मरे हुए की जायदाद। मरे हुए की जायदाद पे पहला हक किसको है? टांग वाली बोटी पे पहला हक अब्बू को है। इसी तरह मरे हुए की जायदाद पे पहला हक किसको है? टैक्स लाइबिलिटी। यानी मरे हुए की जायदाद में सबसे पहले क्या पे की जाएगी? टैक्स लाइबिलिटी। देखिएगा, द टैक्स लाइबिलिटी शैल
हैव द फर्स्ट हक ऑन द मरे हुए की जायदाद। तो मरे हुए की जायदाद पर पहला हक किसका होगा? टैक्स वालों का होगा। ओके, अगला सवाल मोहतरम ये राइज होगा कि मरने वाले के खिलाफ कोई कोर्ट केसेस हो सकते हैं। मरने वाले के खिलाफ कोर्ट केसेस हो सकते हैं। वो दो किस्म के हो सकते हैं, पेंडिंग और अराइजिंग। पेंडिंग का क्या मतलब है? ओल्ड। अराइजिंग का क्या मतलब है? न्यू। मिसाल के तौर पे मरने वाला जब मरा तो उसके खिलाफ कुछ कोर्ट केसेस शुरू हो चुके थे। उसके मरने से पहले कुछ कोर्ट केसेस शुरू हो चुके थे, पेंडिंग। और अराइजिंग का क्या मतलब होगा? उसके मरने के बाद कुछ केसेस शुरू हो सकते हैं। उसके मरने के बाद वो केसेस उसके खिलाफ शुरू हो सकते हैं। तो पेंडिंग का क्या मतलब होगा? मरने से पहले उसके खिलाफ ये केसेस बोलें शुरू हो चुके थे। मरने से पहले उसके खिलाफ केस शुरू हो चुके थे। और अराइजिंग का क्या मतलब होगा? मरने के बाद उसके खिलाफ शुरू हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मरने से पहले जो है वो ये पता चला कि भाईजान की जो है वो गुजरांवाला में भी दुकानें हैं। तो अब गुजरांवाला में अगर भाईजान की दुकानें हैं तो उनके खिलाफ कोर्ट केसेस मरने से पहले उसके खिलाफ शुरू हो चुके थे। लेकिन मरने के बाद पता चला कि मरने वाला जो है वो लाहौर में भी गेम डाल के गया है और लाहौर के अंदर भी उसकी जो है वो इशरा में पिछली गली में दुकान है, उसके बारे में तो उसने बताया ही नहीं था। तो जो केसेस मरने वाले के खिलाफ उसके मरने से पहले शुरू हो चुके थे उनको क्या कहेंगे? पेंडिंग। और जो केसेस मरने वाले के खिलाफ उसके मरने से बाद में शुरू हो सकते हैं लेकिन शुरू नहीं हुए थे तो कोई मसला नहीं, अब वो आप किनके खिलाफ शुरू कर दें? लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के खिलाफ शुरू कर दें। क्लियर? ओके, पढ़ें जी। इस इंग्लिश को जरा गौर से पढ़ना है आपने। फॉर द पर्पज ऑफ दिस लॉ, इस कानून के लिए, एनी केसेस एनी टेकन अगेंस्ट द डिसीज्ड। एनी केसेस टेकन अगेंस्ट, टेकन का क्या मतलब है? उसके खिलाफ शुरू हो चुके हैं या हो सकते हैं? एनी केसेस टेकन अगेंस्ट द डिसीज्ड बिफोर हिज मरना shall be assumed as having been taken against the बचे हुए। क्या एज्यूम कर लिया जाएगा कि ये केसेस अब किसके खिलाफ चल रहे हैं? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ चल रहे हैं। shall be assumed as having been taken against the legal representative। the proceeding, proceeding का क्या मतलब है? कोर्ट केस, कार्रवाई। द प्रोसीडिंग विल बी कंटिन्यूड अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द स्टेज एट विच दे वर एट द टाइम ऑफ डेथ। मिसाल के तौर पे केस के अंदर जो है वो हमने उसकी दुकान की सेल पूछनी थी, उसकी दुकान के खर्चे पूछने थे। तो मरने से पहले उसकी दुकान की सेल तो पता चल चुकी थी, लेकिन अब मरने के बाद जो है उसकी दुकान के खर्चों की डिटेल मांगी जाएगी या नए सिरे से सारा काम किया जाएगा? सिर्फ खर्चों की डिटेल मांगी जाएगी, नए सिरे से सारा काम नहीं किया जाएगा। तो अगर कोई कोर्ट केसेस ऐसे हैं जो मरने के बाद उसके खिलाफ शुरू हो सकते हैं, उनकी बात अभी मैं नहीं कर रहा, सिर्फ उन केसेस की हमने बात की है जो मरने से पहले उसके खिलाफ शुरू हो चुके थे। तो दोबारा जरा नजर मार लें। एनी प्रोसीडिंग टेकन अगेंस्ट द मरावा before his मरना shall be assumed as having been taken against the बचावा। तो बचे हुओं के खिलाफ वो केस चलेगा। The case will be continued against the बीवी बच्चे from the stage at which they were at the time of death। जहां पे वो केस पहुंच चुका था उससे आगे चलाएंगे या नए सिरे से केस शुरू करेंगे? उससे आगे चलाएंगे। क्लियर? पॉइंट बी जरा पढ़ें, समझ आ रहा है?
रोज़ाना आया करें भाई, ये तो कभी छुट्टी करने वाले जो हजरात हैं ना बड़ा ख़तरनाक काम करते हैं। मुझे याद पड़ता है सीए इंटर पूरे में सिर्फ तकरीबन 2 साल पूरे होने वाले थे, तो एक दिन सिर्फ मैं लेट हुआ था, मेरा दोस्त परेशान हो गया, मोटरसाइकिल ख़राब हो गया था। तो बाकी 2 साल में मुझे नहीं पड़ता किसी दिन क्लास में भी लेट आया हूँ, तो छुट्टी तो दूर की बात है। तो इसमें छुट्टी एक अजीब सी चीज़ है जो करते हैं, फिर आई कैप भी उनको छुट्टी कराता है, पॉइंट बी। तो इसलिए प्लीज़ सीरियस हो जाएं अगर सीए करना है। कभी आना कभी जाने वाला चक्कर अगर रखना है आपने, या क्लास में 10 मिनट भी लेट आने वाला चक्कर रखना है, तो सीए में कुछ नहीं रखा आपके लिए। अब पॉइंट बी में आपके लिए काफ़ी कुछ रखे, वो पढ़ते हैं। एनी प्रोसीडिंग, ये क्या है? चलें जी, एनी प्रोसीडिंग, बोलें बोलें बोलें, विच कुड हैव बीन टेकन अगेंस्ट द मरावा, विच कुड हैव बीन टेकन अगेंस्ट द मरावा, मे बी टेकन अगेंस्ट द बचावा ऑफ द मरावा। तो वो केसेस जो उसके खिलाफ मरने से पहले शुरू हो चुके थे, अब उनकी बात नहीं हो रही, अब उन केसेस की बात हो रही है जो केसेस उसके मरने के बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के खिलाफ शुरू होने हैं। एनी प्रोसीडिंग विच कुड हैव बीन टेकन, जो शुरू हो सकती थी, अगेंस्ट द डिसीज्ड, मे बी, साथ वाले को देख के कहें मे बी, देखें कहें मैं मे बी, अगर टैक्स वालों का दिल चाहा, अगर टैक्स वालों का दिल चाहा, मे बी, अगर टैक्स वालों का दिल चाहा तो मे बी टेकन अगेंस्ट द, बोले 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 बोले, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज। तो अगर टैक्स वालों का रहम आ गया वो अलग बात है, वरना अगर टैक्स वालों का दिल चाहा तो ये अराइजिंग वाली भी शुरू हो सकती हैं। तो मोहतरम, अब ये कौन से हो गए? ये वाले कौन से हो गए? पेंडिंग, पॉइंट ए वाले। अच्छा, तो ए वाले कौन से हो गए बोले? पेंडिंग। और बी वालों के ऊपर लिख लें अराइजिंग। चलें जी, पॉइंट 4। अब हम देखने लगे हैं कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन क्या है। इन दिस सेक्शन लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स अ पर्सन। इस सेक्शन में लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होगा? सेक्शन कौन सा चल रहा है? सेक्शन 87 चल रहा है और इसका नाम क्या है? डिसीज्ड इंडिविजुअल। इन दिस सेक्शन लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड पर्सन। तो भाईजान यहाँ लॉ से मुराद जो है ना, ये जो लॉ लिखा हुआ है लॉ, यहाँ लॉ से मुराद जो है वो इस्लामिक लॉ है, कि इस्लामिक लॉ के अंदर जो बंदा लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। अब इस्लामिक लॉ में कौन कौन से लोग लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो फ़िलहाल हमें टेक्स्ट के एतबार से जो है वो जानने की ज़रूरत नहीं है कि इस्लामिक लॉ में कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो हु इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ डिसीज्ड पर्सन का क्या मतलब है? जो इस्लामिक लॉ में इसके क्या हैं बोले? रिप्रेजेंटेटिव। वो भी टेक्स्ट लॉ की नज़र में क्या समझे जाएंगे? रिप्रेजेंटेटिव। ओके, नेक्स्ट जी, एक बड़े कद काठ वाला बंदा फोतगी पे आकर खून के आंसू बहा रहा था। तो ये शहजादे ने पूछा, छोटे ने, अंकल इतना तो हमें भी रोना नहीं आ रहा, चक्कर क्या है? चक्कर क्या है? तो अंकल ने इसे प्यार से समझाया, पुत्र ना कर, चुप रहे, पुत्र ना कर, चुप रहे, आप मुझे मत छेड़ो, ना छेड़ मलंगानो। तो पहले ही तुम ऊपर उठे हुए आसमान की तरफ, तो ऊपर से फिर अच्छा, तो इसलिए बेटा तुम मुझे ना छेड़ो। तो जब कभी जायदाद तकसीम हो रही होती है तो जायदाद तकसीम होने के वक़्त कुछ चोर डाकू टाइप लोग
आकर कहते हैं कि ये मेरा लंगोटिया यार था और बचपन में हम क्रिकेट इकट्ठे खेलते थे। वो तो हमारी कभी मुलाकात आप लोगों के सामने नहीं हुई तो, लेकिन कोई मसला नहीं, हम इकट्ठे खेलते थे। तो जब चारपाई उठाने की बारी आती है, हटो 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 मैं उठाऊंगा चारपाई। जब कब्र में डालने की बारी आती है, चलो 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 इसका मुंह जो है वो मैं करूंगा किबले की तरफ। अब कहता था सेट हो रहा हूं दुनिया में, अब सेट हो गया तो इसको सेट मैं करूंगा। तो और फिर उसके बाद जब पैसे तकसीम करने की बारी आएगी तो कहेगा जाओ 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 पैसे मैं तकसीम करूंगा। तो चोर डाकू टाइप लोग मरने के वक्त आ जाते हैं। जैसे कुछ लोग आपने सुना होगा शादियों पे बिन बुलाए चले जाते हैं, ऐसे ही कुछ लोग फोतियों पे भी बिन बुलाए आ जाते हैं और बिन बुलाए आके वहां पे कोशिश करते हैं कि मरने वाले की जायदाद तकसीम होनी है तो क्यों ना हम भी उसमें थोड़ा सा हिस्सा ले लें। तो ये जो चोर डाकू हैं ऑब्वियसली अगर इनकी जेब में भी, ये जेब है इनकी, ये इसकी जेब में पैसा चला जाएगा। तो अगर इसकी जेब में कोई पैसा पूसा चला जाता है तो इसे भी इस बंदे का क्या कहा जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव। हर गाय दूसरे बुलेट पे आए। अच्छा जी, who intermiddles with the state of the disease। इंटरमिडल का अगर आप डिक्शनरी में जाके घर में किचन में बैठ के मतलब देखेंगे तो वो निकलेगा बेजा मदाखलत। इंटरमिडल का क्या मतलब निकलेगा? बेजा मदाखलत, अनड्यू घुसना, अनड्यू इंटरफेरेंस। हाँ माशाल्लाह अंग्रेजी आपकी। तो अगर कोई बंदा अनड्यू इंटरफेरेंस करे तो उसको भी क्या कहा जाएगा हजरात? बोलें बोलें बोलें, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहा जाएगा। तो जो बंदा भी मरे हुए की जायदाद के साथ बेजा मदाखलत करे, ही विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज, बोलें, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ओके, नेक्स्ट मोहतरम ये हुआ कि अच्छा, फर्ज करें कोई कोर्ट केसेस चल रहे थे तो उन कोर्ट केसेस में चलते चलते ये भी जो है ना चला गया। ऑब्वियसली अगर ये 50 साल का है तो ये भी बाल बच्चों वाला होगा। तो ये बाल और ये बच्चे, तो इसको अब आपने इधर नहीं रखना क्योंकि दोनों जगह आ गया तो आप परेशान हो जाएंगे। तो ये अब इधर आ गया, ये ऐसे। तो क्या ऐसा हो सकता है, इस बंदे को तो फारिग करें ना, इसको जो हमने डिसाइड कर लिया ये भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। क्या ऐसा हो सकता है कि केस की हियरिंग के दौरान लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी अल्लाह को प्यारा हो जाए? तो अगर केस की हियरिंग के दौरान लीगल रिप्रेजेंटेटिव मर गया तो फिर ऐसी सूरत के अंदर मेरे भाई जरा गौर से देखिएगा, फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव के लीगल रिप्रेजेंटेटिव इसके रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे। आई रिपीट फॉर यू पीपल ओनली, फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव के रिप्रेजेंटेटिव इसके रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे। हाँ, ये दोनों स्टिल रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ये कह रहा होगा अगली बारी मेरी है, ये दोनों स्टिल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, लेकिन ये जो हैं ये भी उसके क्या बन जाएंगे? रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे। बनने की तैयारी तो आजकल साल साल कर ही रहे। ओके, पढ़ें जी। इसमें ना कॉमे के बाद वाली बात आपने पहले पढ़नी है। इफ रिप्रेजेंटेटिव इज बीइंग सूड इन अ केस, अगर केस किसके खिलाफ हो जाए? रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ। ये जो यहां खड़ा था इधर, इफ रिप्रेजेंटेटिव इज बीइंग सूड इन अ केस, अगर केस किसके खिलाफ हो जाए? रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ, और रिप्रेजेंटेटिव भी चला जाए, तो फिर मोहतरम ऐसी सूरत में, इधर देखें जरा, फिर ऐसी सूरत के अंदर पौता, कलेजी पोटा नहीं, पोता, तो पोता
और बहू रानी, पोता और बहू रानी इसके क्या बन जाएंगे? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इफ द रिप्रेजेंटेटिव इज बीइंग सूड इन अ केस, अगर किसके खिलाफ केस हो जाए जी? इफ द रिप्रेजेंटेटिव इज बीइंग सूड इन अ केस, तो ऑन होम, जिन पर जायदाद शिफ्ट हो, डिवॉल्व का क्या मतलब है? शिफ्ट हो। ऑन होम, जिन पर जायदाद शिफ्ट हो, ऑन द डेथ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव की डेथ पर जिनको जायदाद शिफ्ट हो वो अब मुझे ये बता दें कि यहां पे जो मुख्तलिफ अल्फाज हैं इनका क्या मतलब है। ये वाला लफ्ज़ रिप्रेजेंटेटिव, ये वाला लफ्ज़ रिप्रेजेंटेटिव, इससे तो मुराद वो बेटा है जो अल्लाह को प्यारा हो गया है। ऑन होम से मुराद यहाँ पोता है या रानी है, जो भी आप समझ लें। तो ऑन होम, अब ज़रा समझें, बात को पढ़ें इसको ना, बाद वाली बात आपने घर में अकेले में पहले पढ़नी है। इफ़ द रिप्रेजेंटेटिव इज बीइंग सूड इन अ केस, अगर केस किसके खिलाफ हो? रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ। तो जिस पर जायदाद शिफ्ट हो ऑन द डेथ ऑफ बेटा, तो इस बात को अच्छे तरीके से याद कर लें, ये दोनों तीनों बुलेट। तो उनको भी फिर रिप्रेजेंटेटिव कह दिया जाएगा, दादा का या ससुर का। ये क्या है, वो क्लास खाली खाली है, छुट्टियां शुरू कर दी हैं बच्चों ने, बस ये सजादे हैं। रोज़ा लगना ना बोला करो, इस पे ज़रा लंबी बात है। रोज़ा लगने का डायरेक्ट गुनाहों से ताल्लुक है। जो गुनाह ज़्यादा करता है उसको ज़्यादा लगता है, जो नेक काम करता है उसको नहीं लगता। इसलिए किसी को ये ना कहा करें मुझे रोज़ा लग रहा है, अगले को पता चल जाता है। ओके, अगली बात जी, तीसरा बुलेट। ऑन होम, जिन पर द स्टेट डिवॉल्व, जायदाद शिफ्ट हो ऑन द डेथ ऑफ, इफ द रिप्रेजेंटेटिव इज बीइंग सूड इन अ केस। जी बिल्कुल, अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है जी ऑथर्स। ऑथर कहने पे साथ वाले की तरफ देखेंगे या इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड कहने पे साथ वाले की तरफ देखेंगे? साथ वाला ऑथर है या माइनर चाइल्ड है? अच्छा जी, ऑथर। एक साहब हैं, अब मैं क्या बताऊं उनके बारे में। एक साहब हैं, उनको किताब लिखने पे 5 साल लगे। चेक करें उनका लेवल, वो किताब होगा या किताबा होगा जिसके लिखने पे उन्हें कितना अरसा लगा? 5 साल लगे। तो एक साहब को किताब लिखने पे 5 साल लगे। 5वें साल लोग उस किताब के इंतज़ार में बैठे थे, और 5वें साल जब वो किताब मार्केट में आई तो 6 मिलियन उस बंदे ने किताब की रॉयल्टी कमाई, किताब से किराया कमाया, किताब की रॉयल्टी कमाई। अब जब 6 मिलियन उसने कमाया, 5 साल की मेहनत के बाद उसने किताब लिखी, और 2014 में किताब जब मुकम्मल हुई तो आते ही बिकना शुरू हो गई। तो ऐसी सूरत में मुझे ज़रा बताएं कि 6 मिलियन पे हम उसका टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? टेबल 1 में मैं आ रहा हूं।
क्योंकि सैलरी वगैरह तो ये कमा नहीं रहा, बस किताब लिख के पैसे आए हैं। टेबल 1 में तो पेज नंबर 34। वैसे ज़रा ज़ुबानी बता दें, खोलें मत। सीरियल कौन सा इस पे लग रहा है 6 मिलियन पे? 7 लग रहा है या 8 लग रहा है? 7 लग रहा है, क्योंकि इसकी इनकम 6 मिलियन है। तो इसका मतलब है 6,20,000 तो इसने जमा कराना ही कराना है, प्लस 30% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 4 मिलियन। तो अभी आप 6,20,000 को ज़रा छोड़ें, कॉन्सेप्ट समझने के लिए सिर्फ समझ लें 30% टैक्स लग रहा है। तो 6 मिलियन पे कितने परसेंट टैक्स लग रहा है? 30%। तो 6 मिलियन होता है 60 लाख। तो अभी एग्जैक्ट टैक्स मैं नहीं निकाल रहा, सिर्फ समझने के लिए बात कर रहा हूं। तो 60 लाख पे टैक्स बना 18 लाख, या 6 मिलियन पे टैक्स बना 1.8। ऐसे समझने के लिए बात कर रहा हूं, डिटेल में निकालेंगे तो 6,20,000 जमा करके निकालना पड़ेगा। सिंपल अभी रेट की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं ये वाला रेट लगाता हूं, ये वाला, तो कितना टैक्स बनेगा? बोले 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 60 लाख पे 18 लाख। अब उसका 30% इनकम का जब हुकूमत ले गई तो ये बंदा तो हो गया परेशान। ऐसी सूरत में लॉ मेकर आगे बढ़ा और लॉ मेकर ने आगे बढ़ के कहा, इसे कहा पुत्र परेशान नहीं होना, बिल्कुल परेशान मत हो, हम तुम्हें एक रिलैक्सेशन दे रहे हैं। एक तो ये है ना ऑप्शन, ये है ऑप्शन 1, हम तुम्हें एक ऑप्शन 2 दे रहे हैं और ये तुम्हारे लिए बम्पर ऑफर होगी। वो ऑफर क्या है कि इस 6 मिलियन के तोड़ के 3 हिस्से कर दो। 6 मिलियन के तोड़ के 3 हिस्से कर दो। 6 मिलियन के तोड़ के 3 हिस्से करने का मतलब ये नहीं है कि 6 मिलियन के तोड़ के 3 हिस्से कर दो। 6 मिलियन के तोड़ के 3 हिस्से का मतलब है कि 2 मिलियन, 2 मिलियन और तुम मुझे 2 मिलियन। अच्छा जी, तो 6 मिलियन के तोड़ के हमने कितने हिस्से कर दिए? 3 हिस्से, 2 मिलियन, 2 मिलियन और 2 मिलियन। यानी हमने एज्यूम किया, हालांकि किताब तो अभी बनी नहीं थी 13 में, लेकिन हमने एज्यूम किया कि 14 में जो किताब बन के पैसे आए हैं वो इसको 13 में भी आए हैं थोड़े से, और थोड़े से 12 में भी आए हैं। हालांकि 12-13 में तो किताब लिख रहा था, तोड़ के 3 हिस्सों में, तोड़ के 3 सालों में डालना है। तोड़ के कितने सालों में डालना है? तो किताब लिखने पे इसको कितना अरसा लगा था? 5 साल। 5 साल किताब लिखने पे लगे, तो इनकम को तोड़ के हमेशा कितने सालों पे डालना है? 3 सालों पे। अब इस 3 सालों पे इनकम जब हम तोड़ के डालेंगे तो इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि भाईजान इसका सीरियल नंबर जो है वो गिर जाएगा। तो जब सीरियल नंबर इसका गिर जाएगा तो सीरियल नंबर आप देखें, अब इसका कौन सा आ रहा है? सीरियल नंबर 4 आ रहा है। तो सीरियल नंबर 4 के अंदर आप जरा देखें टैक्स कितना है इसका? 15%। तो सीरियल नंबर 4 के अंदर अगर आप आए तो आपको पता चलेगा इसका टैक्स कितने परसेंट बन रहा है जी? 15%। तो अब आप मुझे बता दें, ये कंफर्टेबल फील करेगा एज कंपेयर टू 30% या परेशान महसूस करेगा? कंफर्टेबल फील करेगा। अब जरा कैलकुलेटर पकड़ें साथ वाले का, और 2 मिलियन पे 15% लगाएं। 2 मिलियन पे 15%, क्या आ गया? 3 लाख। 20 लाख पे 15%, 3 लाख। तो सीरियल गिरने से इस साल का टैक्स कितना आया? 3 लाख। 2 मिलियन पे 15% लगाएं, 3 लाख। 2 मिलियन पे 15% लगाएं, 3 लाख। यानी ये टेबल हमें 3 दफा देखना पड़ा। 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख जमा किया 9 लाख। ऑप्शन 2 में इसका टोटल टैक्स 9 लाख बन रहे, और ऑप्शन 1 में इसका टैक्स जो है वो 9 लाख की बजाय 18 लाख बन रहा था। तो बता दें, अगर इनकम 1 साल की बजाय तोड़ के ज्यादा सालों में डालें तो उससे टैक्स कैसे कम हो जाता है? ऑब्वियसली बड़ी इनकम पे रेट बड़ा लगेगा और छोटी इनकम पे रेट छोटा लगेगा। तो जब बड़ी इनकम पे बड़ा रेट तो छोटी इनकम पे छोटा रेट, तो जब छोटी इनकम पे छोटा रेट लगेगा तो टैक्स भी छोटा मोटा आएगा। तो इसलिए इस ऑप्शन में हमारे पास ज्यादा टैक्स आ रहा है, इस ऑप्शन पे चलें तो हमारे पास टैक्स कम आ रहा है। अब आपके ज़हनों में ये सवाल आएगा, पिछले सालों की टैक्स कैलकुलेशन तो वो हुकूमत को ऑलरेडी जमा करा चुका होगा, हो सकता है इसके अलावा भी कोई इनकम्स कमा रहा हो, तो कोई मसला नहीं, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। ये यहाँ पे खड़े होकर पिछले सालों की कैलकुलेशन दोबारा भी जमा करा सकता है। एक बार याद रखिएगा, पाकिस्तान में ये असूल नहीं है कि आप सीए कर लें उसके बाद आपका दिल चाहे मैट्रिक के पेपर दोबारा दे लूँ, पाकिस्तान में ये ऑप्शन नहीं है। लेकिन हमारे लॉ में ये ऑप्शन है
कि अगर मैं इस साल कोई पैसे कमाऊं तो उसे गिरा के पिछले सालों में डाल दूं। तो अब मैं पिछले सालों में डालूंगा और 3 सालों की टैक्स कैलकुलेशन दोबारा करूंगा, और वो करके इस साल की तो दोबारा नहीं करनी पड़ेगी, इस साल पहली दफा ही जमा करा रहा हूंगा। तो 3 सालों की टैक्स कैलकुलेशन हुकूमत को जाके इस दिन जमा करवाऊंगा। जब वो जमा करवाऊंगा इस दिन, तो हुकूमत इस पे मेरे से टैक्स मांग लेगी। तो 3 सालों का टैक्स जमा तो इकट्ठा ही करवा रहे होंगे, लेकिन 30% पे या 15% पे। तो इनकम को तोड़ने से क्या फायदा हुआ? इसका टैक्स क्या हो गया? कम हो गया। तो इनकम को स्प्लिट करके हम कितने सालों पे डाल देंगे? 3 सालों पे। तो कौन सी ऑप्शन अच्छी है? ये वाली। कौन सी खराब है? ये वाली। नोट कर लें, यहीं पे ऑथर वाले जो किताब पे लिखा हुआ है ना जी, वो हम लॉ से पढ़ लेते हैं कि क्या करना है इसका। अगर 2 सालों में बुक, वो मैं बताता हूं। ऊपर हुआ है, अगर मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखूंगा ऊपर, लेकिन अभी नहीं जरूरत। खैर है। पढ़ें। अच्छा, अब ये इसको बुक लिखने में ना 5 साल लगे थे। असूल ये बुक लिखने पे ना 24 महीने अगर लग जाए ना, तो फिर ये बेनिफिट मिला करेगा। इसको तो 24 महीने से कहीं ज़्यादा 5 साल लगे थे। 24 महीने तो 2 साल होते हैं। कम से कम जिसको बुक लिखने पे 2 साल लगे, 24 महीने से ज़्यादा लगे, यानी जिस बंदे को बुक लिखने पे 24 महीने से ज़्यादा लगे, उस बंदे को ये बेनिफिट अवेलेबल है कि इनकम को गिरा के 3 सालों पे डालेगा। ये दो बातें अलग अलग हैं। किताब लिखने पे कितना अरसा लगे? 24 महीने से ज़्यादा। मिसाल के तौर पे किसी बंदे ने किताब लिखना इस साल शुरू की और इधर ख़त्म की, तो 24 महीने से ज़्यादा लग गए। तो जब 24 महीने से ज़्यादा लगे तो इनकम को हमेशा 3 सालों में गिराना है। उसमें नहीं देखना कि 3 पे गिराना है, 4 पे गिराना है, 5 पे गिराना है। वो हार्ड एंड फास्ट सिंपल रूल है कि इनकम को 3 सालों पे गिराना है। और किताब लिखने पे कितना अरसा लगेगा इसको? 24 महीने से ज़्यादा। पढ़ें। with a time taken by an author of a literary or artistic work to complete the work exceed the 24 months। असल बात ये हुई ना, where time taken exceed 24 month। ऐसा ही है, डबल अंडरलाइन कर लिया करें ताकि मेन बात आपको याद रहे। where time taken exceed 24 month, जहां टाइम 24 महीने से ज्यादा लग जाए। द ऑथर में अगर दिल चाहे 6 मिलियन पे देना है, 6 मिलियन पे दे दे, तेरी मर्जी है। लेकिन हम तो तुझे ऑप्शन दे रहे हैं कि तू 6 मिलियन को तोड़ के 2 मिलियन कर दे। द ऑथर में चूज में इलेक्ट, जैसे प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाता है। द ऑथर में इलेक्ट, ऑथर चूज कर ले एनी लंप सम कितना है इकट्ठा जो मिला है, लंप सम 6 मिलियन। द ऑथर में चूज एनी लंप सम अमाउंट रिसीव्ड इन अ टैक्स ईयर एज रॉयल्टी फॉर द वर्क। ये 6 मिलियन क्या है? रॉयल्टी है उसके काम की। एज हैविंग बीन का मतलब है एज्यूम,
एज हैविंग बीन का मतलब है एज्यूम। ये जो पहली रो में भाई बैठे हैं ब्लू कपड़ों में हाइब्रिड क्लास में, जिन्होंने अब लेफ्ट हाथ किताब के ऊपर रखा है, तो एज हैविंग बीन को अंडरलाइन करके आप एज्यूम लिखें ज़रा। कैप पहनी हुई आपने, बॉल पॉइंट खुल गई, कैप लगा लिया आपने, एज हैविंग बीन को अंडरलाइन करके एज्यूम लिख दिया तो हाथ खड़ा कर दो। वेल डन। अच्छा जी, वो ग्लासेस वाले भाई ने भी हाथ ला दिया। ओके, एज हैविंग बीन एज्यूम्ड, सॉरी एज हैविंग बीन रिसीव्ड, एज्यूम किया जाएगा रिसीव हुई है। इन दैट टैक्स ईयर, बोलें इन दैट टैक्स ईयर, दैट टैक्स ईयर कौन सा है? 14 एंड प्रीसीडिंग 2 years इन इक्वल प्रोपोर्शन। प्रीसीडिंग 2 year कौन से होंगे? पिछले 2 साल या अगले 2 साल? पिछले 2 साल। एज्यूम किया जाएगा अमाउंट किस में रिसीव हुई है? इन इक्वल प्रोपोर्शन। Mr. Asif received a lump sum amount of 6 million as the author of a literary work in 2014. Asif took 5 years to complete the literary work. How this amount will be taxed in his hands? तो आप 6 मिलियन को तोड़ें और 2 मिलियन को 12, 13 और 14 में इनकम में डालें। इंग्लिश 1-2 दफ़ा पढ़ लें फिर आगे चलते हैं ऑथर्स वाली। उनतीस रमज़ान और 30 रमज़ान को होनी चाहिए ना क्लास, फिर यकम भी डाल लें ईद के लिए। इतना क्यों पढ़ना चाह रहे हैं आप? यानी आप कह रहे हैं 29, 30 को भी और फिर यकम ईद वाले दिन भी एक फिर छुट्टी कर लें ईद वाली। नहीं इतना कर लेना यार, इतनी भी क्या, कितनी जल्दी आपने सीए कर लेना है? एक ईद की छुट्टी आप प्लीज़, मुझे भी, मैं भी ज़रा कर लूँगा। एक कर लें बस, एक कर लें ना आप। कितने लोगों का दिल चाह रहा है ईद वाले दिन भी आ जाएं? ज़ाहिर बात है सीए करना है, ऑब्वियसली एक बड़े मोटिव के लिए जो है वो चीज़ें कुर्बान तो की जा सकती हैं, लेकिन प्लीज़ अपने ऊपर ना इतना जुल्म ना करें कि आप जो है वो ये कहें यार सर एक भी छुट्टी नहीं, हम तो सीए करने आए हैं, हम तो पढ़ने आए हैं। एक छुट्टी कर लें प्लीज़, ईद वाले दिन की कर लें, मान जाए। ठीक है, डन हो गया। चलें आगे। तो where the time taken by an author of a literary और ऑनलाइन वाले जल्दी जल्दी लेक्चर कवर करें, पता नहीं आने वाले दिनों में क्या होने है, तो इसलिए इसको मत छोड़ें किसी चीज़ के ऊपर। वे द टाइम टेकन बाय, ईद की छुट्टियों में ये कर लेंगे, पता नहीं ईद की छुट्टियों में टीचर ने क्या सोचा हो। वे द टाइम टेकन बाय एन ऑथर ऑफ लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क। असल में होता ये है कि कई दफ़ा बच्चे ज़्यादा तंग करें तो टीचर ईद की छुट्टियों पे बच्चों के घर तक आ जाते हैं यूट्यूब पे, तो फिर वेयर द टाइम टेकन बाय एन ऑथर ऑफ अ लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क टू कंप्लीट द वर्क। ये छोटी बड़ी ईद निकाल दें आप बीच में से, बस ईद की नमाज पढ़ने जाएं बीच में से निकाल दें, कोई छुट्टी नहीं। वेयर द टाइम टेकन बाय एन ऑथर ऑफ लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क टू कंप्लीट द वर्क एक्सीड द 24 महीने। द ऑथर मे चूज एनी लम्प सम अमाउंट रिसीव्ड 6 मिलियन इन आ टैक्स ईयर एज रॉयल्टी, जो रॉयल्टी के तौर पे उसे मिला है फॉर, ये जो सोच रहे हैं ना ईद की छुट्टियों में लेक्चर पेंडिंग कवर करने हैं, ये सोचे निकाल दें ऑनलाइन वाले। तो फॉर द वर्क, रॉयल्टी किस काम की? फॉर द वर्क। एज्यूम करें रिसीव हुई है उस साल और उससे और पिछले 2 साल, किस में रिसीव हुई है जी? इन इक्वल प्रोपोर्शन जी। अगर पूरे 24 मंथ लगे किताब लिखने पे तो भाई को जवाब दे दे कोई बंदा, ऐसा जवाब हो कि जवाब ही मिल जाए। बोले जल्दी, भाई ही जवाब देंगे अपने आप को, कौन बोला है? बोले अपने आप को जवाब दें। अगर पूरे 24 महीने लगे तो ये फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? एक्सीड 24 मंथ। अच्छा सवाल था बहरहाल जी। हाँ, टैक्स पर खुद जाके रिक्वेस्ट करेगा भाईजान 6 मिलियन इकट्ठा मेरे से एक साल में नहीं दिया जा रहा इस पर टैक्स,
तो मैं इसको ब्रेक करके 3 सालों पे गिराने लगा हूँ, और कमिश्नर इसकी इजाज़त दे देगा। इसमें इस तरह नहीं होगा जैसे नॉर्मल से स्पेशल में इजाज़त मिलती थी नहीं मिलती थी, इसमें ये चक्कर नहीं होगा, इसमें इजाज़त ही इजाज़त है। ये अमाउंट खुद सेलेक्ट नहीं होगी। ये 6 मिलियन वो पैसे हैं जो इसको किताबें से रॉयल्टी आई, ये वो चीज़ है जो इसको बाजार से मिली, इस अमाउंट को वो बदल नहीं सकता। बहरहाल डिवाइड इसको 3 पे करेगा। ओके, चलिए आगे पढ़ें। इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड। अच्छा जी, माइनर चाइल्ड कौन होता है? माइनर चाइल्ड इज एन इंडिविजुअल अंडर द एज ऑफ 18 एट द एंड ऑफ, अब मुस्कुरा के साथ वाले को देख लें, अंडर द एज ऑफ 18। कोई बैठे अंडर द एज ऑफ 18? माइनर चाइल्ड इज एन इंडिविजुअल अंडर द एज ऑफ 18 एट द एंड ऑफ टैक्स ईयर। तो जो बंदा साल के एंड पे 18 साल से कम का है वो बंदा नहीं है, वो बंदा बच्चा है। अभी तो इसको दुनिया की हवा नहीं। चलें ये सवाल नोट करें। अब्दुल्ला भाई अगर उस क्लास में बैठे हुए हाथ खड़ा कर दें, इस सवाल को टाइप करवा के बुक में डलवा दें अगली दफ़ा। जल्दी जल्दी ये सवाल नोट करें। तैमूर 13 साल की उम्र में 10 लाख कमा रहा है, अगर जिंदा रहा 23 साल तक तो क्या करेगा आगे? तो भाई किधर जा रहे हो? क्या? अच्छा, अब कैसे करोगे? पिछला नहीं, मैं बताता हूँ ना, आप ये जब चैप्टर ख़त्म होगा ना तो अभी तो लेते रहो क्लासें, फिर इस चैप्टर को पीछे से कवर करने लग जाओ। जब हम अगला चैप्टर 3-4 दिन बाद शुरू करेंगे ना तो उसका शायद पिछले से इतना ताल्लुक़ ना हो। अब्दुल्ला भाई ये इनका ज़रा नंबर ले लें, इनको फिर बताते हैं कैसे कवर अप करना है। तैमूर की उम्र बताएं जी, उम्र बताने में शर्माया ना करें। तैमूर की उम्र बताएं। 13 साल। इसने इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी कमाई? 10 लाख। टैक्सेबल इनकम इसकी निकालें। एज्यूमिंग बिजनेस इज एक्वायर्ड इन इनहेरिटेंस। बिजनेस किस में मिला है? विरासत में, यानी कोई मर गया था, अब्बू या अम्मी में से कोई मर गया था तो उनका बिजनेस इसको ट्रांसफर हो गया। और दूसरी ऑप्शन क्या है? बिजनेस इज नॉट एक्वायर्ड इन इनहेरिटेंस, बिजनेस इनहेरिटेंस में नहीं मिला। बिजनेस इनहेरिटेंस में नहीं मिला तो इसने कैसे कमा लिया इतना? हो सकता है जैसे ही ये 5 साल का वो अम्मी ने अब्बू से अप्रूव कराया हो, इसकी महीने की पॉकेट मनी 50,000 रुपये हुई, तो वो चलते 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 अब तो माशाल्लाह बेटा गाड़ियां खरीद के बेचने लग गया है। तो इसने 10 गाड़ियां खरीदी, हर गाड़ी पे लाख लाख बचा है इसको, तो 10 लाख तो अम्मी को भी इसने आके बताया मैंने कमा लिया इस साल। तो अब सवाल ये होगा कि ये बिजनेस इनहेरिटेंस में मिला है या इनहेरिटेंस के अलावा मिला है। दोनों सूरतों में ट्रीटमेंट डिफरेंट होगी। अच्छा, फर्ज कर लें कि अम्मी अबू में से कोई किसी एक की डेथ हो गई है, तो पॉइंट ए में हम इसे कह सकेंगे अम्मी अबू वाला। लोग कहते हैं ना बंदे को देख के बीवी बच्चों वाला, तो हम इस बच्चे को देख के कह सकेंगे अम्मी अबू वाला। पॉइंट ए में इस बच्चे को कह सकेंगे अम्मी अब्बू वाला। क्यों नहीं कह सकेंगे? क्योंकि किसी की डेथ हो गई है और इनहेरिटेंस में इसको बिजनेस मिला होगा। लेकिन भाईजान पॉइंट बी में हम इसको कह सकेंगे अम्मी अब्बू वाला। क्यों कह सकेंगे अम्मी अब्बू वाला? इसको इनहेरिटेंस में बिजनेस नहीं मिला, यानी किसी की डेथ की वजह से बिजनेस नहीं मिला। माशाल्लाह इसकी अम्मी भी हयात, अब्बू भी हयात। अम्मी का नाम हयात नहीं है, मतलब ये कि इसकी अम्मी भी जिंदा, इसके अब्बू भी जिंदा। तो अम्मी भी जिंदा, अब्बू भी जिंदा, बेटा भी जिंदा। पॉइंट बी तो कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा है, और पॉइंट कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा है पॉइंट ए में कि बेटा तो जिंदा है, अब्बू या अम्मी में से कोई एक अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। पॉइंट ए ये बन रहा है। तो भाईजान ऐसी सूरत में लॉ मेकर कहते हैं प्रोबेबली यही होता है आम हालात में कि अब्बू अम्मी दोनों जिंदा ही होते हैं। तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? बिजनेस इज नॉट एक्वायर्ड थ्रू इनहेरिटेंस में ऐसी सूरत में आप ये करेंगे कि आप अब्बू को बुलाएंगे, आप अब्बू के पास जाएंगे। बेटा अब्बू के पास जाएगा और अम्मी भी उधर ही आ जाएंगी। अब अब्बू और अम्मी में से देखा जाएगा कौन बेटे को ज्यादा प्यार, अब्बू और अम्मी में से देखा जाएगा कौन बेटे को ज्यादा प्यार करता है, ये नहीं देखा जाएगा। अब्बू और अम्मी में से देखा जाएगा कौन ज्यादा कमाता है।
अब मिसाल के तौर पे अब्बू कहते हैं जी मैंने कमाया 68 लाख साल में, मैंने कमाया 68 लाख। अम्मी ने कहा तूने 68 लाख कमाया, मैं लेडी डॉक्टर मैंने 80 लाख कमाया। तो मैंने कितना कमाया? 80 लाख। अब्बू ने कितना कमाया? 68 लाख। बेटे ने कहा मैं भी तो डॉक्टर का बेटा, मैंने भी 10 लाख कमाया। मैंने कितना कमाया? 10 लाख। चूना लगा, मैंने कितना कमाया? 10 लाख। क्लियर हो गया? अब बताएं अब्बू की इनकम ज्यादा है, अम्मी की इनकम ज्यादा है? अब्बू की इनकम कितनी है? 68 लाख। और अम्मी उन्हें शर्मिंदा करने के लिए क्या कह रही हैं? मेरी इनकम कितनी है? 80 लाख। अब्बू और अम्मी की इनकम में से हाईएस्ट इनकम किसकी है? अम्मी की इनकम कितनी है? अम्मी की 80 लाख इनकम में पुत्र की 10 लाख इनकम डाल दी जाएगी, दोनों की मिला के हो जाएगी 90 लाख। हमने पढ़ा था हर इंडिविजुअल ने घर में अलग टैक्स देना होता है, लेकिन माइनर चाइल्ड के केस में ये आपको एक्सेप्शन आज पढ़ा रहा हूं। तो 80 + 10 कितना हो जाएगा? अब चाहे अम्मी चीखती रहें, चिल्लाती रहें, शोर मचाती रहें कि मेरी इनकम किसी हायर सीरियल में गिर गई है, ये ऑथर वाला केस नहीं है। तो अम्मी की इनकम बेटे की इनकम डाल के 90 लाख होगी, 90 लाख को जाके देखा जाएगा जिस भी सीरियल में गिर रहा होगा उस पे इन्हें टैक्स देना पड़ेगा। तो फिर अम्मी बेटे के बिहाफ पे टैक्स देंगी, बेटे की इनकम अपनी इनकम में डालकर। तो ये जो दूसरा वाला सिनेरियो है, एट 10 लाख इन द, अभी मैं नोट करने का टाइम दूंगा सोल्यूशन, एट 10 लाख इन द इनकम ऑफ अबू और अमी हु हैज द ज्यादा टैक्सेबल इनकम, दोनों में से जिसकी। और भाईजान अगर बिजनेस जो है वो आपको इनहेरिटेंस के जरिए मिला है तो फिर तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिर तो अब्बू अम्मी में से कोई जा चुके हैं। इस सूरत में अब्बू अम्मी की इनकम में आपको ऐड करने की जरूरत नहीं। इस सूरत में तैमूर ना खुद ही बस देख लेगा 10 लाख पे कितना टैक्स बनता है, फिर तैमूर उस पर खुद ही जमा करवाएगा। और अगर तैमूर को टैक्स वगैरह निकालना नहीं आता 13 साल का होने की वजह से, तो तैमूर अगर कारोबार कर रहा है तो लॉयर को भी हायर कर सकता है, किसी एक्सपर्ट को भी हायर कर सकता है, जिस मर्जी से जाके टैक्स कैलकुलेशन करवाए। तो पहले सिनेरियो में तैमूर खुद टैक्स जमा करवाएगा और दूसरे सिनेरियो में अब्बू या अम्मी के जिनमें से जिनकी हायर इनकम होगी उनकी इनकम में डाल के इसका टैक्स जमा करवाया जाएगा। सॉल्यूशन नोट कर लें, मेहरबानी होगी आप। अच्छा, तो कर दें, कोई मसला नहीं। कह रहे हैं काफ़ी हो गया, लिमिट्स में प्रोवाइड नहीं होगा, उस वजह से फिजिकल है तो फिजिकल मुझे समझ नहीं आ रही है, साथ लेक्चर ये तो यूट्यूब पे तो लेक्चर यूट्यूब पे लेक्चर सुना, लेकिन मैं लेक्चर जो ये अभी 3-4 दिन पहले नहीं थे लेक्चर, ट्यूसडे से अपलोड हो रहे हैं। और सर दूसरा हमें ये याद है कि मतलब कि 30 से स्टार्ट है क्लासेस, लेकिन ये 28 से क्लास स्टार्ट है, तो मैं ऐसा मसला सस्ती में 3-4 दिन पहले किधर है। चलो देख लो, कर लो जैसे भी करना। ओके, पढ़ें जी। इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ minor child is taxable in the hands of parent who has highest taxable income। तो माइनर चाइल्ड के केस में इनकम जो है वो पेरेंट की इनकम में डाली जाएगी। किस पेरेंट की इनकम में? जिनकी हाईएस्ट टैक्सेबल इनकम है। अबव रूल, अबव प्रोविजन या अबव रूल,
above rule will not apply if the business is acquired through inheritance, because in this case he will pay tax himself. यही पढ़ा है ना अभी, because in this case he will pay tax himself. इस केस में वो टैक्स खुद जमा करवाएगा अगर इनहेरिटेंस में मिला, यानी शायद अभी वो भूमि में से किसी की डेथ हो गई है तो ज़माने ने उसको यहाँ पे खड़ा कर दिया है अकेले में, क्या वो इस काबिल भी हो गया कि अपना टैक्स खुद ही जमा करा ले? ओके अच्छा, बस अब वो WWF रह गया था हमारा, वो पढ़ें और बस आज की थ्योरी ओवर करें। पेज नंबर 37। अच्छा भाई, जो इंडिविजुअल्स हैं वो जमा कराते हैं ज़कात, कंपनीज़ के ऊपर ज़कात लगती नहीं, इसलिए कंपनीज़ जो हैं वो अपने वर्कर की वेलफेयर के लिए पैसे अलग करके रखती हैं। कंपनीज़ अपने वर्कर्स की वेलफेयर के लिए पैसे अलग करके रखती हैं, क्योंकि कंपनी ज़कात नहीं देती। या कंपनीज़ को अगर प्रॉफिट आ जाए तो अपने वर्कर्स को प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करवाते हैं, अपने वर्कर्स को प्रॉफिट में क्या करवाते हैं? पार्टिसिपेट करवाते हैं। तो कंपनीज़ अपने वर्कर की वेलफेयर के लिए या कंपनीज़ अपने वर्कर को प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन करवाती हैं। अच्छा, अब सवाल ये राइज होगा कि कंपनी अपने वर्कर की वेलफेयर के लिए पैसे अलग करके रख रही है या कंपनी अपने वर्कर को प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन करवा रही है। दोनों सूरतों में ट्रीटमेंट क्या है? दोनों सूरतों में यही ट्रीटमेंट है। ये न्यूमेरिकली आपके सिलेबस में नहीं आएगी चीज़, क्योंकि कंपनीज़ के न्यूमेरिकल हमारे सिलेबस में नहीं है। तो दोनों सूरतों में ट्रीटमेंट यही है कि आप टोटल इनकम पकड़ेंगे कंपनी की और टोटल इनकम में से ज़कात की तरह एक चीज़ माइनस करेंगे जिसका नाम क्या होगा? वर्कर वेलफेयर फंड। और इसका नाम डिडक्टेबल अलाउंस ही है। डिडक्टेबल अलाउंस में एक हमने पढ़ा था कल ज़कात, और आज हम पढ़ने लगे हैं वर्कर वेलफेयर फंड और वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। वर्कर पार्टिसिपेशन फंड या वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन, वर्कर को प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करवाया जाएगा। पढ़ें। अ पर्सन शेल बी, पर्सन से मुराद असल में यहां वैसे कंपनी है लिखना चाहें तो, अ पर्सन शेल बी एंटाइटल टू अ डिडक्टेबल अलाउंस। आपको डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने की इजाजत है। फॉर द अमाउंट ऑफ एनी वर्कर वेलफेयर फंड पेड बाय द पर्सन, a person shall be entitled to a deductible allowance for amount of any worker welfare fund paid by the person under फलां लॉ। जैसे पिछले सफे पे लिखा हुआ था ना, बिल्कुल वही वाली इंग्लिश है। A person shall be entitled to a deductible allowance for zakat paid under zakat and usher ordinance, उसी तरह की लाइन है। A person shall be entitled to a deductible allowance for the amount of any worker welfare fund paid by the company under worker welfare fund ordinance or under any law relating to worker welfare fund enacted by provinces। enacted by provinces का क्या मतलब है? आगे काट दें सारा ब्रैकेट वाला। enacted by provinces जो सूबों ने लगाया हुआ है। लॉज सूबे वाले अक्सर बनाते हैं, कभी फेडरल गवर्नमेंट बनाती है। तो असल लाइन तो ये है, अ पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस फॉर वर्कर वेलफेयर फंड पेड। असल लाइन बस ये है।
अ पर्सन शिल बी एंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस फॉर वर्कर वेलफेयर फंड पेड। जैसे वहां क्या लिखा हुआ था, अ पर्सन शिल बी एंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस फॉर ज़कात पेड, ये लिखा हुआ था ना, वहां ज़कात पेड लिखा हुआ था, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, वर्कर वेलफेयर फंड पेड। अच्छा, इस लाइन को मैं बाद में पढ़ूंगा, आगे चलें। अब आगे इंग्लिश वही है, अ पर्सन शेल बी एंटाइटल्ड टू वही इंग्लिश पहले वाली, फॉर द अमाउंट ऑफ एनी वर्कर पार्टिसिपेशन फंड पेड बाय द पर्सन यानी बाय द कंपनी अंडर कंपनीज प्रॉफिट वर्कर पार्टिसिपेशन एक्ट और अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड इनेक्टेड बाय प्रोविंसेस। तो कोशिश कीजिएगा इन लॉ के नाम भी याद हो जाएं। इसको काट दें। चलें जी, अब ये जो ग्रीन में लाइन है इसको मैं पढ़ने लगा हूं, दोनों जगह सेम लाइन लिखी हुई है। ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली थ्योरी के हद तक हमने याद करनी है, तो इसलिए हल्के फुल्के समझ लेते हैं। नो डिडक्टेबल अलाउंस विल बी अलाउड, क्या मतलब, वहां भी पढ़ा था ना, ज़कात माइनस नहीं हो सकती जब रिलेटिव्स या बैगर्स को दें, तो इधर भी कुछ किस्म की बात आने लगी है। नो डिडक्टेबल अलाउंस विल बी अलाउड फॉर द अमाउंट ऑफ WWF पेड टू प्रोविंस बाय ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट। अब देखते हैं हम ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट क्या चीज़ है और ये क्या कॉन्सेप्ट है। ट्रांस प्रोविंशियल ये होता है कि एक से ज़्यादा सूबों में काम कर रही है, मोर देन वन सूबा। अब अगर नेस्ले वाले हैं, वो कहते हैं जी हम ट्रांस प्रोविंशियल नहीं है, मिसाल के तौर पे हमारी फैक्ट्री सिर्फ पंजाब में है, हाँ चीज़ें पूरे पाकिस्तान में बिकती हैं, हमारी फैक्ट्री पंजाब में है, तो हम अपने वर्कर्स को पैसे देते हैं वेलफेयर के, तो नेस्ले को डिडक्टेबल अलाउंस अलाउड हो जाएगा, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर एक कंपनी है वो कहती है मैं PTCL हूँ और मेरे दफ्तर ही मुख्तलिफ़ जगहों पे हैं, पंजाब में भी मेरा दफ्तर है, सिंध में भी मेरा दफ्तर है, और सूबों में भी मेरा दफ्तर है, तो PTCL को हम क्या नाम देंगे, बोलें, ट्रांस प्रोविंशियल कंपनी या ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट। अब ये लोग क्या करते हैं, ये बड़ी अजीब सा काम करते हैं, ये ना पहले पंजाब गवर्नमेंट को पैसे देते हैं, उस्मान बुज़दार भाई को, अच्छा पहले पंजाब गवर्नमेंट को पैसे देते हैं उस्मान बुज़दार भाई को, और पहले सिंध गवर्नमेंट को पैसे देते हैं, और उनको कहते हैं कि PTCL के एम्प्लॉयज़ ही बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर आप लोग आगे हमारे वर्कर्स को पैसे दो, आप लोग हमारे वर्कर्स को पैसे दो। तो यानी कि गवर्नमेंट की एक तरह की सुपरविजन में हो रहा होता है ये। तो आप तो कहेंगे ये ट्रांस प्रोविंशियल, एक से ज़्यादा सूबों में जो कंपनीज काम कर रही हैं, ये तो ज़्यादा अच्छी बात है। ज़्यादा अच्छी बात कैसे है, क्योंकि ये तो एक से ज़्यादा सूबों में काम कर रही हैं, तो अपने एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को पैसे दे रही हैं, हुकूमत की सुपरविजन में इनको तो बड़ा बेनिफिट मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, इनको बेनिफिट मिलता है, इनको भी डिडक्शन माइनस करने की इजाज़त है, लेकिन वो कोई और डिडक्शन है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इनको बेनिफिट ज़रूर अवेलेबल है। वो बेनिफिट क्या अवेलेबल है इनको अपने वर्कर को पैसे देने का, गवर्नमेंट को बीच में डाल के, वो बेनिफिट हमारे स्कोप में नहीं है। इसलिए बहालत मजबूरी हम सिर्फ इतनी सी बात पढ़ लेते हैं कि इनको डिडक्टेबल अलाउंस वाला बेनिफिट नहीं है, बाकी कौन सा बेनिफिट है वो अलग बात है, उसको साइड पे छोड़ें। जैसे जो है वो कई दफ़ा लाइन लगी होती है ना, लाइन लगी होती है खाना खाने में, शादी में, तो करते 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 ना एक बंदे को बीच में से कहते हैं भाई आप इधर ना जाएं। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि उसने खाना नहीं खिलाना, भाई आपके लिए उधर देखें, वो दूल्हा दुल्हन के साइड पे जो है ना अलग से टेबल आपके लिए लगा हुआ है, आप उधर आ जाएं। तो आप पहला फिक्रा सुन के तो परेशान हो जाते हैं, जैसे ही आप वहां जाके जो है, जैसे ही आपने प्लेट में बोटी डालने लगे, कोई बंदा आया आप इधर ना खाना खाएं, हमने कहा हाथ धोगी, मुझे प्रोटोकॉल दो तुम, नहीं नहीं आपके लिए अलग है। तो इनके लिए क्या है, डिडक्टेबल अलाउंस वाला सेक्शन नहीं है। फिर कौन सा सेक्शन है वो इंशाल्लाह जब दूसरी टेबल पे हमें भेजेंगे तो देखी जाएगी, वो CA फाइनल की बात है। डन। अब ज़रा इसको पढ़िएगा, फिर अगर ये नोट करना हुआ, मेरा मशवरा है कि नोट ना ही करें, बस ऐसे ही देख लें
एक लाइन के लिए क्या इतनी लंबी चौड़ी बात नोट करनी है जो कि न्यूमेरिकली पेपर में आनी नहीं, थ्योरी की हद तक एक लाइन है, याद करनी है। नो डिडक्टेबल अलाउंस विल बी अलाउड, डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने की इजाजत नहीं है। फॉर द अमाउंट ऑफ WWF पेड टू वर्कर, ना 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 ना, WWF पेड टू प्रोविंस। पहले किसको जाएंगे ये पैसे? दूसरी सूरत में प्रोविंस को जाएंगे, पेड टू प्रोविंस, सूबे को जाएंगे ये पैसे। किसकी तरफ से पैसे जाएंगे? बाया ट्रांस प्रोविंशियल कंपनी। किसकी तरफ से पैसे जाएंगे? बाया ट्रांस प्रोविंशियल कंपनी। एंड नाउ प्रोविंस विल पे टू वर्कर। ये अगर बात आपने लिखनी है वो लिख सकते हैं, एंड नाउ प्रोविंस विल पे टू वर्कर। आप प्रोविंस वर्कर को पे करेंगे। ठीक है जी, बस करें। नीचे भी वही लाइन लिखी हुई थी, आप पास पेपर करते हैं शुरू, नीचे भी वही लाइन है एज इट इज। बस करें का क्या मतलब होता है? चले जाएं, हाथ धो भी, लुट मची हुई है, फीस दी हुई है, पैसे पूरे करें आप लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर बताएं अब कौन सा है? कोई ढूंढे लीगल रिप्रेजेंटेटिव का। क्लास में लेट आने का मतलब होता है लम्हों की खता थी, 6 महीने ने सजा पाई। नीचे से चला करें, लेटेस्ट स्टैंड वाले सवाल पहले किया करें। ये निकाल लें क्वेश्चन 27, वो आवेद नहीं होता था उसका सवाल है, पढ़ें जी। क्वेश्चन 27, आबिद इज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज दादा अब्बू, दादा अब्बू दादी अम्मा, फादर लिखा हुआ है आगे। आबिद इज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दादा अब्बू सिंस हिज डेथ ऑन 10 जुलाई 2007। अच्छा, आज के बाद ना जब डेथ हुआ करेगी तो आपने ना टैक्स ईयर सोचने किसमें मरा। तो नहीं, ये नहीं कि आप रिवीजन करने के लिए कब्रिस्तान चले जाएं तो कब्रों पे देख रहे हो ये टैक्स ईयर 2006 में चला गया था, 12 अप्रैल 2005, ये टैक्स ईयर 5 में गया था, 13 दिसंबर 2018 लिखा हुआ है, ये टैक्स ईयर 2009 में गया था। इस तरह नहीं रिवीजन करनी। आबिद इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर इस जहाने फानी से किस साल कूच कर गए थे? टैक्स ईयर 2008 में कूच करके। देखिए 2007 कहां से आ गया? खुदा का खौफ करें, 30 जून 20x7 को टैक्स ईयर 2007 खत्म हो चुका है, ये तो टैक्स ईयर 2008 का चांद चढ़े हुए भी 10 दिन हो गए हैं। आबिद इज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज बड़ा वाला अबू सिंस हिज डेथ ऑन 10 जुलाई 2007 एंड मैनेजेस हिज जायदाद वर्थ रुपीज 28 मिलियन। दादा अबू का लेवल था यार। दादा अबू कितना छोड़ के जाते हुए? 28 मिलियन। और वापस आ जाएं। ऑन 22 जनवरी 2009, दादा अबू के चले जाने के काफ़ी अरसे बाद, जब फूल भी खुश्क हो चुके हैं कब्र से, ऑन 22 जनवरी 2009 को 1.5-2 साल बाद दादा अबू के जाने के बाद एक तोता आया ख़त लेके। आबिद को एक नोटिस आया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। आबिद ने कहा मैं तो अभी कुछ कमा नहीं रहा, मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कहाँ नोटिस आया? आबिद का दिल धक 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 धक। हमने कहा शुक्र कर धक धक कर रहा है बंदे। रिक्वायरिंग हिम टू मेक अ पेमेंट ऑफ 0.8 मिलियन। और आबिद को क्या कहा गया? कितने पैसे दो जी? 0.8 मिलियन। 28 के मुकाबले में 0.8 तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि दादा अबू जो है वो पैसे ही नहीं छोड़ के गए। माशाल्लाह दादा अबू पैसों के पहाड़ छोड़ के गए हैं। अगेंस्ट हिज दादा अबूज इनकम फॉर 2007, दादा अबू ने मरने से पहले 2007 में कुछ इनकम्स कमाई थी तो उस पर दादा अबू टैक्स जमा नहीं करा के गए थे। द नोटिस ऑल्सो रिक्वायर्ड, उस परवाने में तोते ने यह भी लिखा हुआ था टू सबमिट द डिटेल्स ऑफ हिज दादा अबूज इनकम फॉर 2008। दादा अबू की 2008 में क्या क्या इनकम कमाई वो भी बताओ। जाहिर बात है दादा अबू की जायदाद इनकम कमाती रही होगी। इधर आओ, ये आ गया, ये देखें 10 जुलाई, 10 दिन भी दादा अबू ने कुछ कमाया होगा और उससे दादा अबू के जाने के बाद उनकी जायदाद से भी पैसे आते रहे हों। जाओ। अच्छा, एडवाइस, सवाल में गलती निकालें, हमारे से मशवरा मांग लिया।
अच्छा, एडवाइस आबिद, आबिद को मशवरा दें यार, आबिद किसी और को चले जाना सी यार, तेरी मेहरबानी। एडवाइस आबिद, आबिद को बताएं अबाउट द ऑब्लिगेशन, उसकी क्या जिम्मेदारी है रिलेटिंग टू टैक्स असेसमेंट प्रोसीडिंग्स, यानी टैक्स के केसेस पेंडिंग वाले भी और अराइजिंग वाले भी, अगेंस्ट हिज ग्रैंडफादर, उसके दादा के खिलाफ पेंडिंग वाले केसेस के बारे में आबिद क्या करे, और उसके दादा के खिलाफ जो केसेस पेंडिंग नहीं थे अब नए बन सकते हैं उनके बारे में ये क्या करे। तो मुझे बताएं आप क्या कौन सा सेक्शन लिख के आएंगे और उसमें कौन सा पॉइंट लिख के आएंगे। पॉइंट 3 इज इनफ, पेज 39, पॉइंट 3 इज इनफ। असल में ना उसका सवाल पढ़ें, ऑब्लिगेशन रिलेटिंग टू टैक्स असेसमेंट केसेस, ऑब्लिगेशन रिलेटिंग टू टैक्स असेसमेंट केसेस, यानी ऑब्लिगेशंस रिलेटिंग टू प्रोसीडिंग्स पूछा हुआ है उसने सिर्फ। तो और इधर उधर की बातें लिख के आने की जरूरत नहीं। पॉइंट 3 इज इनफ फॉर 5 मार्क्स, इसलिए अच्छे तरीके से इन बातों को याद कर रखें। पता चले आपने पूरा इस तरीके से याद किया हो 87 कि यार हेडिंग पढ़ लेते हैं अच्छी तरह, इंशाल्लाह नीचे तो खुद लिख ही लिया करेंगे हम। तो अगर इन चक्करों में आप हैं ना तो फिर कुछ और कर लें सीए के अलावा, तो इसलिए इसको साथ साथ आपको रोज़ाना याद करना पड़ेगा भाईजान। तो जवाब में हम लिख के आएंगे 87 का 3, वो काफ़ी है बस। नेक्स्ट, माइंड 19, अहमद इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ हिज चाचू हु डाइड ऑन 5 फरवरी 2013। चाचू टैक्स ईयर 2013 में अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। मौत का फरिश्ता 5 फरवरी को घर आया और चाचू को चाचू कह के लेके चला गया। द अप्रॉक्सीमेट वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी इज 7 मिलियन। चाचू का भी लेवल था, जाते हुए 70 लाख रुपए छोड़ के गए। इन अगस्त 13, चाचू के जाने के तकरीबन मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, चाचू के जाने के 5-6 महीने बाद, यानी टैक्स ईयर 2014 में जब हम बैठे थे, तोता एक ख़त लेके आया FBR की तरफ से इन द नेम ऑफ द चाचू रिक्वायरिंग डिटेल्स ऑफ हिज इनकम फॉर टैक्स ईयर 2012। एक तो उसमें यह पूछा गया था कि बताओ चाचू ने 2012 में क्या क्या कमाया था। इसके अलावा एक डिमांड फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स आई कि टैक्स भी चाचू ने जमा करवाना था पिछले साल का, अमाउंटिंग टू 8.5 मिलियन। तो चाचू 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 करा गए हमें, चाचू कितना छोड़ के गए 7 मिलियन। हम समझ रहे थे हम चाचू के 7 मिलियन में मज़े करेंगे, और टैक्स वालों ने कितना मांगा 8.5 मिलियन। अब बताएं क्या ऐसी सूरत में ये जो बेचारा रोता हुआ अहमद है, ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, क्या ये 8.5 जमा करवाएगा या 7 जमा करवाएगा? अच्छा, अगर अहमद की अपनी कोई जायदाद वगैरह हुई जो चाचू की ना हुई तो वहाँ वो बेची जा सकती है? नहीं 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 नहीं, नहीं। ये हर कोई अपने किए का खुद जिम्मेदार है, तो इसलिए चाचू की ही जायदाद अगर अहमद के पास होगी तो वही बेची जाएगी। अब सवाल ने रिक्वायरमेंट बी में वही सवाल पूछा जो उधर पूछा था। पॉइंट ए ने पलटा खाया, लेकिन पहले बी पढ़ लेते हैं। एडवाइस, अहमद को मशवरा दें कि उसकी क्या जिम्मेदारी है रिलेटिंग टू टैक्स असेसमेंट प्रोसीडिंग जो चल रही थी चाचू के खिलाफ मरने से पहले और जो चल सकती हैं चाचू के खिलाफ मरने के बाद, उसके बारे में अहमद की क्या जिम्मेदारी है? बताएं जी, अहमद की क्या जिम्मेदारी है?
कुड हैव बीन टेकन और टेकन वाली बात लिख के आएंगे ना, तो इनके जवाब में क्या लिख के आएंगे? 87 का 3 डन। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल क्या है? एक्सटेंट ऑफ अहमद्स लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम अर्न्ड बाय हिज अंकल बिफोर 5 फरवरी 2013। बताएं बताएं बताएं, पहला सवाल क्या है? एक्सटेंट ऑफ अहमद्स लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम अर्न्ड बाय अंकल बिफोर 5 फरवरी 2013। जल्दी से मतलब बताएं इसका। एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी, किस हद तक लाइबिलिटी उसने पे करनी है। तो उसके लिए मोहतरम आप देखें 2A नहीं लिख के आएंगे भाईजान। 2A में ये था 2 या 2 से ज्यादा लोग अगर पैसे मांगेंगे तो सबसे पहले टैक्स दिया जाएगा। 2A में ये था। 2 में था सिर्फ टैक्स वाले टैक्स मांग रहे हैं तो उतना ही टैक्स दिया जाएगा जितना टैक्स वाले मांग रहे हैं, नहीं सिर्फ उसकी जायदाद की हद तक दिया जाएगा। तो 2 और 2A में फर्क है। एक्सटेंट का लफ्ज आप देखें 2 में मिलेगा आपको, नजर आया एक्सटेंट का लफ्ज? एक्सटेंट का लफ्ज कहां लिखा हुआ है? 2 में। 2 और 2A में क्या फर्क है जरा बताएं? 2 में ये था कि सिर्फ किस हद तक जिम्मेदारी होगी रिप्रेजेंटेटिव की, जितनी मरने वाले की जायदाद है। और 2A में क्या था कि अगर 2-3 बंदे मांगे तो सबसे पहले किसको दिया जाएगा। अब 2-3 बंदे मांग रहे हैं, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, तो फिर 2 लिख के आएंगे, 2A लिख के आएंगे। तो जवाब क्या देंगे? द लायबिलिटी ऑफ अ shall be limited to the extent of, therefore in this case its liability is limited to only, चलें जाएं।